राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज किशोर बहुगुणा, कार्यक्रम समन्वयक एनईपी प्रकोष्ठ एससीईआरटी उत्तराखंड से। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 2 का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जिन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे इनमें मध्य पद के विखंडन से द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना, द्विघात समीकरण के मूल अथवा शून्य की अवधारणा स्पष्ट करना और गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे। मध्य पद के विखंडन से द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो एक द्विघात त्रिपदीय बहुपद होता है वह ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप का होता है और इसमें ax स्क्वायर bx और c ये तीन पद हैं। x अचर राशि है तथा a, b और c गुणांक हैं। मध्य पद के विखंडन से द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम x स्क्वायर का जो गुणांक होता है a और जो अचर पद c होता है उनकी हम गुणा कर देते हैं। a और c की गुणा कर देते हैं और प्राप्त जो गुणनफल है ac उसके दो ऐसे गुणनखंड प्राप्त करते हैं जिनका योग अथवा अंतर bx में जो गुणांक है b अर्थात जो x का गुणांक है जो कि यहां पर b है उसके बराबर हो। उन दो गुणनखंडों का जो गुणनफल हो वह ac के बराबर हो और जो योग तथा अंतर हो वह b के बराबर हो। इसके पश्चात जो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं उनको हम bx में योग अथवा अंतर के रूप में लिख देते हैं और फिर उस समीकरण को आगे हल करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए हम कुछ उदाहरणों की सहायता लेते हैं। कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसको समझते हैं। पहला जो उदाहरण है, मध्य पद को विभक्त करते हुए बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के गुणनखंड कीजिए। एक द्विघात त्रिपदीय बहुपद हमने यहां पर लिया है 6x स्क्वायर धन 17x धन 5, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो जो मानक रूप द्विघात बहुपद का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे हम दिए गए बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इसकी जब तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि a के स्थान पर 6 है, b के स्थान पर 17 है और c के स्थान पर 5 है। अर्थात a बराबर 6, b बराबर 17 और c बराबर 5 यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम a और c की गुणा करते हैं तो a का मान 6 और b का मान 5। 6 और 5 की जब हम गुणा करते हैं तो ac का जो गुणनफल है वो हमें 30 प्राप्त हो जाता है और जो b है x का जो गुणांक है वो यहां पर 17 है। अब हम a और c का जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है 30, इसके ऐसे हम दो गुणनखंड प्राप्त करते हैं जिनका योग या अंतर 17 के बराबर प्राप्त हो। तो मध्य पद को विभक्त करते हुए यदि हम दो ऐसी संख्याएं p और q ज्ञात कर लें जिससे कि उनका योग p प्लस q बराबर 17 या उनका अंतर और गुणनफल p गुणा q बराबर 30 प्राप्त हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। सर्वप्रथम
हम 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 से जब हम 30 को विभाजित करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा। अब चूंकि 15 2 से विभाजित नहीं होगा तो हम इसको 3 से विभाजित करेंगे, और जब 3 से 15 को विभाजित करेंगे तो हमें भागफल मिलेगा 5। अब हम ये जो 5 है यह 5 से ही विभाजित होगा, तो 5 से हम इसको भाग देंगे और भागफल हमें 1 मिलेगा। और यहां पर हमारी जो अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वह पूर्ण हो जाएगी। अर्थात हमें जो 30 के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वह मिले हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। अब इन प्राप्त गुणनखंडों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो हमें b का मान है वह प्राप्त करना है। हम अलग अलग स्थितियों में देखें, अगर हम 3 गुणा 2 की गुणा करें तो 6 और 5 गुणा 1 5, तो 6 और 5 गुणा करके तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 6 और 5 को न तो जोड़ करके न एक दूसरे से घटा करके हमको 17 प्राप्त होगा। तो यह विचार करते हुए हम निम्न स्थितियों पर विचार करते हैं। कैसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 30 गुणा 1, 15 गुणा 2, क्योंकि 5 और 3 की गुणा करेंगे और 2 गुणा 1 की गुणा करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 3, 5 और 3 की गुणा करेंगे, 3 और 1 की गुणा करेंगे। अलग अलग स्थितियां जो हमारे पास इन अभाज्य गुणनखंडों को संयोजित करके, इनको व्यवस्थित करके जो अलग अलग स्थितियां हमारे पास आ सकती हैं, हम उन पर यहां पर विचार कर रहे हैं। या 6 गुणा 5, 2 और 3 की हम गुणा करते हैं और 5 और 1 की गुणा करते हैं, तो यह स्थिति हमें मिलती है। इस प्रकार हमारे पास 4 स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। 30 गुणा 1, 15 गुणा 2, 10 गुणा 3, 6 गुणा 5। लेकिन हमें वह स्थिति चाहिए जबकि दोनों गुणनखंडों का योगफल हमें 17 प्राप्त हो। और वो 17 में किस में प्राप्त होगा? वह 17 हमें इस वाली स्थिति में प्राप्त होगा। हम देख सकते हैं कि 15 गुणा 2 बराबर 30 और 15 धन 2 बराबर 17। तो ये वाली जो स्थिति है, यहां पर हमें वह 2 गुणनखंड मिल जा रहे हैं जिनको कि हम यहां पर प्रयोग कर सकते हैं मध्य पद के विखंडन द्वारा दिए गए बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर जो 17x मध्य पद है, इस 17x को हम 17 को 2 धन 15 के रूप में लिख देंगे। x हम उसी प्रकार से यहां पर लिख देंगे। तो इसी कारण यह जो विधि है, यह मध्य पद का विखंडन विधि कहलाती है, क्योंकि हम इसको मध्य पद को विखंडित कर दे रहे हैं। तो हमने 17 को 2 धन 15 लिख दिया। अब हम x के अंदर गुणा करेंगे 2 के साथ भी और 15 के साथ भी, तो हमें मिलेगा 6x स्क्वायर धन 2x धन 15x धन 5। इसके बाद हम पहले 2 जो पद हमारे हैं 6x स्क्वायर और धन 2x, इसमें हम देख सकते हैं कि 2x हमारे पास उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और जब हम इन 2 में 2x को कॉमन लेते हैं तो 2x से हम 6x स्क्वायर को भाग देंगे, तो हमको मिलेगा 3x। पुनः इस 2x से इस 2x को भाग देंगे तो भागफल मिलेगा 1। और जो दूसरे हमारे पास 2 पद शेष हैं उनमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास उभयनिष्ठ है 5, तो हम 5 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और फिर जब हम भाग देंगे अंदर तो हमारे पास मिलेगा 3x + 1। इस प्रकार अब हमें 2 स्थितियां मिल गई हैं, 2x × 3x + 1 और 5 × 3x + 1। अब इन दोनों में भी यदि हम देखें तो 3x + 1 कॉमन है, और जब हम 3x + 1 कॉमन लेंगे तो एक पहले वाली स्थिति में हमें 2x शेष रहेगा और दूसरी वाली में 5। तो इस चीज को जब 3x + 1 को हम पुनः कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहां से भागफल 2x और यहां से 5, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास जो हमको मिलता है 2x + 5। इस प्रकार हमें मिला 3x + 1 × 2x + 5, अर्थात
6x² प्लस 17x प्लस 5 को हमने मध्य पद का विखंडन करके गुणन खंडित कर दिया है और हमें जो गुणनखंड मिले हैं वह मिले हैं 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। अब इस प्रकार द्विघात बहुपद के जो प्राप्त गुणनखंड हैं इनके आधार पर यदि अब हम इस बहुपद को समीकरण में परिवर्तित कर दें 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हम इस द्विघात समीकरण के शून्यकों की गणना भी कर सकते हैं इन गुणनखंडों के आधार पर। तो कैसे हम शून्यकों की गणना करेंगे, शून्यकों की अवधारणा क्या है? तो इसके लिए द्विघात समीकरण के मूल अथवा शून्यकों की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं कि एक वास्तविक संख्या अल्फा, अब देखिए वह अल्फा कौन सी संख्या होगी? समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह द्विघात समीकरण होगी। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि द्विघात समीकरण के लिए शर्त होती है, प्रतिबंध होता है कि जो x² का गुणांक है a वह शून्य नहीं होना चाहिए। तो यह वास्तविक संख्या अल्फा इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाती है यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, अर्थात जहां जहां पर चर राशि x है वहां वहां पर हम उस वास्तविक संख्या अल्फा को प्रतिस्थापित कर दें और इस द्विघात समीकरण का जो मान है वह शून्य हमें प्राप्त हो जाए, तो अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, यह कहलाता है। और यह जो अल्फा होता है यह द्विघात समीकरण का एक हल होता है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जो मूल होते हैं वही द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य होते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद को जब हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो वही द्विघात समीकरण बन जाती है। तो यदि द्विघात बहुपद का शून्य होगा तो वह द्विघात समीकरण का मूल भी होगा यदि उसी बहुपद को हमने समीकरण में परिवर्तित कर दिया है। अब चूंकि द्विघात बहुपद है, चर राशि की जो अधिकतम घात होगी वह 2 होगी, तो ऐसी स्थिति में उस बहुपद के शून्यक भी 2 होंगे और जो द्विघात समीकरण होगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी, तो इस द्विघात समीकरण के भी जो मूल होंगे वह 2 मूल ही होंगे। अब वो अलग अलग स्थितियां होती हैं, उनमें हम आगे चर्चा करेंगे कि मूलों की स्थिति अलग क्या होती है, लेकिन अधिकतम जो मूल होते हैं किसी द्विघात समीकरण के वह 2 ही होते हैं। अब इस तथ्य को भी हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरणों को यहां पर हल करते हैं और एक प्रश्न हम यहां पर ले रहे हैं। मध्य पद के गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब सर्वप्रथम हम मध्य पद यहां पर देख सकते हैं -5x ऋण 5x को ऋण 2x ऋण 3x, देखिए यह उसी प्रक्रिया से हमें प्राप्त हुआ है जो हमने मध्य पद के विखंडन को करने के लिए a और c की गुणा करी, 3 दूने 6, और उस 6 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए कि उनका योग हमें 5 प्राप्त हो, तो हमें 3 और 2 मिले, 3 गुणा 2 बराबर 6 और 3 और 2 5। तो जब हम उनको धन 3 और धन 2 लिखेंगे तो वह ऋण 2x ऋण 3x के रूप में हमारे पास समीकरण में आएंगे। तो इस तरह से ऋण 2x और ऋण 3x, ये 6x² हमें प्राप्त होगा और 2x² इंटू 3 के रूप में हम इसको विभक्त कर देते हैं। तो -2x और -3x इस रूप में हमने इस 5x को लिख दिया है। अब फिर वही जो हमने पहले किया था कि पहले 2 जो पद हैं उनमें हम उभयनिष्ठ देखेंगे क्या हमें मिलता है और बाद के जो 2 पद हैं इनमें भी क्या उभयनिष्ठ होता है। तो पहले के जो 2 पद हैं उसमें हमें 2x
कॉमन मिल रहा है, वेनिस्ट है, और जब हम उस 2x को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमें प्राप्त होता है x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर x की 2 घात हैं, एक घात हम कॉमन ले रहे हैं तो एक घात हमें x के अंदर मिल जाएगी, और 2x चूंकि बाहर हम ले चुके हैं, समान पद हैं, तो ब्रैकेट के अंदर एक हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं 3x प्लस 3 में 3 हमारा कॉमन है, और जब 3x से हम 3x को 3 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 3x को 3 से विभाजित करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x, और 3 से 3 को तो 1। अब पुनः हम देख सकते हैं 2x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इनमें x माइनस 1 क्या है, कॉमन है, और जो 2x और माइनस 3 है यह हमको दूसरे ब्रैकेट में मिल जाता है। तो हमने 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को मध्य पद के द्वारा विखंडित कर दिया है, उसके गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए हैं, और हम उसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहां पर 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0, ये हमें सहायता करेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए, यानी x के वे मान जिनके लिए यह द्विघात समीकरण 0 है, वे हम इस 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 से प्राप्त करेंगे। अर्थात x के वे मान इनको 0 बराबर करके हम गणना करेंगे, और तब हम जो है x के वे मान निकालेंगे। अब यदि 2x माइनस 3, क्योंकि 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, और जब इनका गुणनफल 0 आ रहा है तो यह स्पष्ट है कि इनमें से कम कोई ना कोई एक अवश्य 0 है, या तो 2x माइनस 3 0 है या x माइनस 1 0 है। तो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर आएगा 3/2, क्योंकि सबसे पहले हम 3 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे और बाद में जो 2 गुणा में है वो हमारा भाग में चले जाएगा, तो इस प्रकार हमें x का मान मिलेगा 3/2। एक मान तो हमें यह मिल गया, लेकिन यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तब क्या होगा कि यह एक दाएं पक्ष में जाएगा, और x का जो मान हमें मिलेगा वह मिलेगा x बराबर 1। इस प्रकार हमें x के 2 मान हमको मिल गए हैं, 3/2 तथा 1। तो x बराबर 3/2 तथा x बराबर 1 दी गई द्विघात समीकरण के हल हैं, जो द्विघात समीकरण में दी गई थी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये दोनों मान x के 3/2 तथा 1 इस समीकरण के हल होंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 3/2 और 1 दी गई द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो इस प्रकार हमें यह द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हो गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमने जो द्विघात बहुपद था उसको क्या किया, 2 गुणनखंडों में गुणनखंडित किया, और उसके पश्चात जो प्रत्येक गुणनखंड हमको मिला उसको हमने 0 के बराबर रख दिया, जैसे कि हमने पूरी प्रक्रिया में देखा है, और इस प्रक्रिया से हमें वो मूल प्राप्त हुए हैं। अब इस विधि से हम कुछ इबारती प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, कुछ अलग अलग स्थितियां हमको दी गई होती हैं उनको भी हम हल कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें एक शर्त दी गई है कि 2 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इन स्थितियों की सहायता से या इन दिए गए संकेतों की सहायता से हम सबसे पहले तो द्विघात समीकरण बनाएंगे, और द्विघात समीकरण जब बन जाएगी तो उस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो 2 संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या है x, और एक संख्या जब x है तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग है 27, और जब दोनों संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या उसमें से x है,
तो दूसरी संख्या निश्चित ही 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि योग में से हम पहली संख्या घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब जो हमें शर्त दी गई है, प्रश्न में दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 होगा, अर्थात जो पहली संख्या हमने मानी थी x और जो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, उन दोनों का गुणनफल होगा 182। तो x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब हम x के अंदर गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब हम इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम सबसे पहले लिख देते हैं, 27x को हम बीच में ले जाते हैं और 182 जो दाएं पक्ष में है इसको हम बाएं पक्ष में लाते हैं। यहां ये धन है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और इस प्रकार हमें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0 ये मिल गया। अब हम पूरी समीकरण को माइनस से ऋण से गुणा कर देते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं और हमें जो द्विघात समीकरण मिलती है एक्स स्क्वायर ऋण 27x धन 182 बराबर 0। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। यह मानक रूप में प्राप्त हो गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मानक रूप से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हम यहां पर देख सकते हैं कि a के स्थान पर यहां पर 1 है, क्योंकि गुणा में कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है। गुणा में जब कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब गुणा में कौन सा अंक है, 1। तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान है ऋण 27 और c का मान है 182। अब हम पहले की तरह फिर क्या करेंगे कि c और a की गुणा करेंगे, और c और a की गुणा 182 और a की गुणा क्या होगी 182। अर्थात हमें 182 के दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका योग अथवा अंतर 27 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 182 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की प्रक्रिया जैसे है, 182 को हम 2 से भाग देना प्रारंभ करेंगे तो भागफल मिलेगा 91। अब चूंकि 2 से तो ये विभाजित होगा नहीं, हम देखते जाएंगे तो हम 7 से हम इसको विभाजित कर पाएंगे, 3 से विभाजित नहीं कर पाएंगे, 5 से विभाजित नहीं कर पाएंगे, 7 से विभाजित करेंगे तो हमें भागफल मिलेगा 13, और फिर 13 से विभाजित करेंगे तो हमें भागफल मिलेगा 1। इस प्रकार हमें जो 182 के अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुणा 7 गुणा 13। अब इन प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों को हमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि हमें 2 गुणनखंड मिले। अभी तो हमें 3 मिले हैं, हम इनको इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि हमको 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका की योग मध्य पद में जो b का मान है उसके बराबर आ जाए। तो हम देखेंगे कि अगर हम 7 गुणा 2, 7 दूने 14 और 13 को अलग, तो 13 और 14 ये 2 ऐसी संख्याएं हमें मिल जा रही हैं जिनका योग तो 27 हो रहा है, लेकिन गुणनफल भी हमें 182 प्राप्त हो जा रहा है जो कि हमें चाहिए। तो इस 27 को हमने लिख दिया 13 धन 14x, और फिर आगे उसी प्रकार से हल करेंगे। x कोष्टक के अंदर गुणा करेगा, एक्स स्क्वायर ऋण दोनों जगह धन से गुणा करेगा तो ऋण चिन्ह हमें प्राप्त होगा। तो एक्स स्क्वायर ऋण 13x ऋण 14x धन 182 बराबर 0। पुनः उसी प्रक्रिया में यहां पर हम x कॉमन लेंगे तो पहले ब्रैकेट में हमें मिलेगा x ऋण 13, दूसरे में हम 14 को कॉमन लेंगे तो 14 जब 14x को विभाजित करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें x मिलेगा, और जब 182 को भाग देंगे तो 13 मिलेगा। तो इस प्रकार हमें मिलेगा ऋण 14 गुणा x माइनस 13 बराबर 0। अब हम फिर देख सकते हैं कि x माइनस 13 दोनों पदों में कॉमन है, तो x माइनस 13 हम फिर कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x माइनस 14। तो x ऋण 13 गुणा x ऋण 14 बराबर 0। यहां पर हम पहुंच गए हैं। अब हम वही पूर्व की भांति निश्चित है कि जब इनका गुणनफल 0 है तो या तो x माइनस 13 0 होगा या x माइनस 14 0 होगा। तो यदि x माइनस 13 0 होगा तो x का मान होगा 13, और यदि x बराबर 13 होगा तो दूसरी जो संख्या होगी 27 माइनस एक्स वो बराबर क्या हो जाएगी 27 माइनस 13 अर्थात 14। और यदि x माइनस 14 बराबर 0 होगा तो
तो x का मान हमें 14 प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में जो 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या होगी वो 27 माइनस 14 होगी, अर्थात 13। अर्थात यदि पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी, और यदि पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 होगी। अतः ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो वो हमें मिल गई हैं, 13 एवं 14, और यही इस प्रश्न का हल होगा। अब एक और उदाहरण हम इसके लिए लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम आधार की जो माप है समकोण त्रिभुज की वो मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि वह जो आधार की माप है वो x सेंटीमीटर है। अब चूंकि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई निकल जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अर्थात x ऋण 7 सेंटीमीटर। कम का मतलब हम उसको घटा देंगे, तो x ऋण 7 सेंटीमीटर में ऊंचाई मिल गई। अब हमारे पास आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गया, तो और कर्ण की माप हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें यहां पर प्राप्त हो गई हैं। अब समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसको हम जानते हैं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये जो मान हमें प्राप्त हुए हैं इनको हम यहां पर रखेंगे। आधार एक्स स्क्वायर, लंब एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, और कर्ण 13 तो 13 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 धन 7 का स्क्वायर, ये यहां पर हमारे पास सर्व समीका एक हम प्रयोग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस 7 का स्क्वायर जब हम जो है एक्सपेंड करेंगे उसको हल करेंगे तो यहां पर ये जो है यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर आ जाएगा। 13 का वर्ग हमारे पास 169 आ जाए। तो ये जो स्थिति हमारे पास आई है, अब इसको हम आगे हल करते हैं कि 7 गुणा एक्स गुणा 2 बराबर हो जाएगा 14x, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का योग हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 169 हम पक्षांतर करके बाईं ओर ले आए हैं और ये हो जाएगा ऋण 169 बराबर 0। पुनः इसको जब हम हल करेंगे तो ये ऋण के 169 है, धन के 49 है, तो अंतिम रूप से हमें मिलेंगे ऋण 120। तो हमें जो द्विघात समीकरण यहां पर मिल रही है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अगर हम देखें तो पूरी समीकरण को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, और हमें यहां पर जो है 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 यानी एक्स स्क्वायर, 14 को भाग देंगे तो 7x, और 120 को भाग देंगे तो 60। तो इस प्रकार हमें एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 यह द्विघात समीकरण मिल गई है। अब इसके मानक रूप से हम पुनः तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर ऋण 7 और c बराबर ऋण 60। पुनः हम a और c की गुणा करते हैं, हमें गुणनफल मिलता है 60, और बीच का जो पद है उसमें b का जो मान है वह 7 है। तो 60 के हमें ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका योग अंतर 7 हो। तो 60 के इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। पुनः हम अभी 2 से भाग दे सकते हैं तो हमें 15 प्राप्त होगा। अब 2 से विभाजित नहीं होगा तो हम 3 से भाग देंगे और भागफल हमें 5 प्राप्त होगा। पुनः हम 5 से विभाजित करेंगे और भागफल 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार 60 के जो गुणनखंड हमें मिले हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हमें अंतर या योग वह निकालना है 7। तो हम इसको अगर देखें एक्स स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60, यहां पर ऐसे कौन से गुणनखंड होंगे या ऐसे दो कौन से युग्म हम प्राप्त कर सकते हैं जिनसे कि योग अथवा अंतर हमें 60 मिले। तो वह हमें मिलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूने 4 3 12, और 12 5 गुणा 1 5। तो 12 में से यदि हम 5 घटा दें तो हमें मिलेगा 7, जो हम चाह रहे थे, और 12 गुणा 5 कितना होगा 60। तो 12 ऋण 5 x के साथ गुणा करेंगे तो x जब गुणा करेगा तो ऋण 12x धन 5x। पुनः उसी प्रक्रिया में हम
इन दो में x कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x ऋण 12। यहां पर 5 कॉमन लेंगे, पुनः ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x ऋण 12। फिर हम x ऋण 12 को कॉमन लेंगे तो यहां पर हमारे पास x और यहां पर 5 भागफल के रूप में मिलेगा और x ऋण 5 दूसरे ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा। पुनः अब यदि x ऋण 12 बराबर 0 होगा तो x का मान होगा 12 और यदि x ऋण 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर होगा 5, यानी x के हमें दो मान मिले हैं, एक 12 और एक 5। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि चूंकि प्रश्नानुसार त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यहां पर हमें आधार की दो मापें मिली हैं, या तो 12 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पहले कहा गया है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब 5 से 7 सेंटीमीटर कम होगा तो हम ऋणात्मक में चले जाएंगे और ऋणात्मक में चले जाएंगे तो भुजा की माप ऋणात्मक हो नहीं सकती है, तो आधार की जो माप 5 सेंटीमीटर है वह असंभव है। हमें आधार की माप को 12 सेंटीमीटर लेना होगा, अर्थात समकोण त्रिभुज के आधार की माप जो होगी वह 12 सेंटीमीटर होगी और जो ऊंचाई होगी वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी 12 से 7 सेंटीमीटर कम अर्थात 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार हमें समकोण त्रिभुज की आधार की और ऊंचाई की हमें माप मिल गई है। यह प्रश्न हमारा यहाँ पर हल हो गया है। तो आज इस वीडियो में हमने मध्य पद के विखंडन से द्विघात बहुपद के गुणनखंड को करना सीखा। इसके अलावा द्विघात समीकरण के मूल अथवा शून्य की जो अवधारणा थी और कैसे हम उनको ज्ञात करते हैं वह सीखा, और गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हम हल करते हैं, विभिन्न स्थितियों में जो हमें शर्तें दी गई होती हैं उनके अनुसार हम कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, यह हमने इस वीडियो में पूरा आज यहां पर सीखा। आशा करता हूं कि अब आप इन पर आधारित प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। पुनः अन्य किसी प्रकरण पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।